हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी बुक में। तो गाइस, मैं प्रेमेश यादव लेके आ गया हूँ मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की मैराथन क्लास। तो ये हमारे इस सीरीज की दूसरी क्लास है। तो गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। और अगर आप इस वीडियो के PDF को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल लाइव स्टडी बुक को। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। कल हमने बात कर ली थी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंश आए हैं, तो आज हम इसको स्टार्टिंग करते हैं। तो दिल्ली सल्तनत का जो हमारा टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1206 से 1526 ईस्वी, यानी कि 1206 टू 1526 AD। ओके गाइस, तो इसमें से सबसे पहला डायनेस्टी है वो स्लेव डायनेस्टी है, यानी कि गुलाम वंश। तो गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला। उत्तरी भारत के अंतिम तुर्कविजेता मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी। वह बहुत बड़ी संख्या में अपने साथ दास लाया था, जिन्हें उसने अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नियुक्त किया। नेक्स्ट पॉइंट है 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की अचानक मृत्यु होने पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में स्थानीय नागरिकों से अनुरोध पर सत्ता ग्रहण की थी। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 1206 ईस्वी में हुई थी। ओके, और कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के शासक बने? लाहौर के। उस टाइम पे लाहौर से ही इंडिया का शासन किया जा रहा था। अच्छा, 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंशों के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, फिर भी उनको गुलाम वंश के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। अच्छा, इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र माता पिता के संतान थे। इस कारण इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या फिर आदि तुर्क या फिर मामलुक सुल्तान कहना अधिक अच्छा रहेगा। यहाँ पे मामलुक शब्द जो है, इसका अर्थ क्या है? इस शब्द का अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास, यानी कि वो बच्चे जिनके माता पिता स्वतंत्र हों लेकिन वो बाई बर्थ दास ना हो, बर्थ के बाद कहीं युद्ध हुआ हो, कैद कर लिए गए हों, तो तब दास बना लिए गए हों, ऐसे लोगों को मामलूक बोला जाता है। तो इस मामलूक शब्द की जो स्थापना की थी उसने किसने की थी? इतिहासकार हबीबुल्लाह ने सबसे पहली बार मामलूक शब्द का प्रयोग किया था। ओके, चलिए इसी को इंग्लिश में देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी 1206 टू 1290 AD। द लास्ट ऑटोमन कंक्यूरर ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया, महमूद गोरी, हैड नो चिल्ड्रेन। He brought with him a large number of slaves whom he appointed as his officers. Okay, on the sudden death of Muhammad Ghori in 1206 AD, Qutbuddin Aibak assumed power in Lahore at the request of the local citizens. Between 1206 and 1290 AD, the sultans of the Delhi Sultanate became famous as the Sultan of the Ghulam dynasty, although they were not of the same lineage. Next point, Qutbuddin Aibak founded the Qutbi, Iltutmish founded Shamsi, and Balban established the Balbani dynasty. Okay, each of these were children of independent parents. For this reason, it is more appropriate to call these sultan the early Turks, that means Adi Turks, or Mamluk sultans, instead of calling them the Sultan of Ghulam dynasty या slave dynasty. Next point, the word Mamluk means a slave born from free parent. The name Mamluk was given by historian Habibullah. Next, तो जो गुलाम वंश है उसका सबसे पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक देख लेते हैं। ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक राज्य किया। इसका दूसरा नाम था कुरान खां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कुरान खां किसका नाम था, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना गया है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। ओके, तो दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और सिपा सलार की पदवियों से संतुष्ट रहा। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलिक और सिपा सलार की पदवियां किसे दी गई थी, तो ये दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने अपने नाम का ना ही खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलवाए। ओके, बाद में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार कर लिया था। उसे दास्ता से मुक्ति 1208 में मिली। ऐबक हमेशा 1206 से 1210 के बीच ही उसका कार्यकाल था, तो उस टाइम पे हमेशा वो लाहौर से शासन संचालित करता रहा। लाहौर ही उसकी राजधानी रही। मिनाजुद्दीन सिराज कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बताता है। वह लाखों में दान करता था, इसीलिए उसे लाख बख्श कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर पूछा जाता है कि लाख बख्श किसका नाम है, तो लाख बख्श नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का।
नेक्स्ट है हसन निज़ामी और फ़ख्र मुदव्विर को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। उसने एक प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा किया। तो आपको बता दें कि जो कुतुब मीनार है उसकी स्थापना किसने कराई थी। स्टार्टिंग तो कराई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और किसके नाम पे कराई थी, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे। लेकिन अंत किसने किया, इसका निर्माण कार्य का अंत किसने किया, इल्तुतमिश ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तराइन के युद्ध के बाद गौरी ने ऐबक को अपने मुख्य भारतीय प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ये पेपर में कई बार पूछा गया है कि चौगान खेलते समय किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन का उत्तराधिकारी उसका अनुभवहीन और अयोग्य पुत्र आराम शाह था, किंतु इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया। ओके गाइस, इसी की इंग्लिश में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 to 1210 AD, कुरान खान, इसका अदर नेम जो है वो कुरान खान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द तुर्किश स्टेट इन इंडिया। ही वॉज द फर्स्ट ऑटोमन रूलर ऑफ Delhi. On ascending the throne, he did not accept the title of Sultan, but was satisfied only with the titles of Malik and Sipah Salar. Aibak did not get the khutbah read in his name, nor got coins in his name. Later, Ghiyasuddin, the successor of Khori, accepted him as the Sultan. Next point, he got freedom from slavery in 1208. Aibak always ruled from Lahore, that is from 1206 to 1210. Lahore was his capital. Minazuddin Siraz has described Kutubuddin Aibak as a brave and generous-hearted sultan. He used to donate in lakhs. That is why he is called lakh bucks. Okay. Next point. Hasan Nizami and Fakhr Mudawwir had the patronage of Aibak. He laid the foundation of Qutub Minar in Delhi in the name of famous Sufi Sant Khwaja Kutubuddin Bakhtiyar Kaki, which was completed by Iltutmish. Next point. After the second battle of the Tarain, Ghori appointed Aibak as the governor of his main Indian territories. Okay. He died due to sudden fall from a horse while playing Chaugan in 1210 AD. Kutubuddin's successor was his inexperienced and inept son Aram Shah, but Iltutmish overthrew him and took over the throne. तो गुलाम वंश के जो नेक्स्ट सुल्तान हैं वो हैं इल्तुतमिश। इनका पूरा नाम क्या है, शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। तो इनके बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी के बीच राज्य किया है। इनको सुल्तान आजम भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सुल्तान आजम। कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि सुल्तान आजम किसे कहा जाता था, तो सुल्तान आजम कहा जाता था इल्तुतमिश को। तो इसका पहला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन का दामाद उत्तराधिकारी इल्तुतमिश इलबारी तुर्क था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इल्तुतमिश कौन सा तुर्क था, ये एक इलबारी तुर्क था। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार था। ये भी कई बार पूछा गया है कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय कहाँ का सूबेदार था, तो वो था बदायूं का सूबेदार। इल्तुतमिश ने सुल्तान पद को वंशानुगत बनाया। मोहम्मद गौरी ने 1206 ईस्वी में खोखरों के विद्रोह के समय इल्तुतमिश की असाधारण योग्यता के कारण उसे दास्ता से मुक्त कर दिया था। इसका मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले ही इल्तुतमिश मुक्त हो गया था, फ्री हो गया था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1208 में स्वतंत्र किया गया था। ओके गाइस, 1229 ईस्वी में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति एवं दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता प्राप्त हुई। 1234 से 35 ईस्वी में तुर्कों ने भिलसा में एक प्राचीनतम हिंदू मंदिर और उज्जैन के महाकाल के मंदिर को लूटा और नष्ट किया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाकाल, उज्जैन का जो महाकाल मंदिर है उसमें लूटपाट कब हुई थी, तो 1234 से 35 ईस्वी के बीच कुतुबुद्दीन के टाइम पे ही हुई थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इल्तुतमिश के समय अवध में पीड़ितों का विद्रोह हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अवध में पीड़ितों का विद्रोह किसके समय हुआ था, तो वो इल्तुतमिश के समय ही हुआ था। विरोधी सरदारों को परास्त कर इल्तुतमिश ने अपने वफादार गुलाम अमीरों या सरदारों की एक टुकड़ी रखी, जिसे तुर्कान चहलगानी का नाम दिया गया, या उसे चालीसा कहा जाता था। तो ये तुर्कान चहलगानी जो है, इसमें 40 अमीरों का समूह है। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट, 1221 से दिल्ली सल्तनत को चंगेज़ खां के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हो गया, लेकिन जब वो खारिज़म के अंतिम शाह जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछा करते हुए सिंध तक पहुँच गया। जलालुद्दीन ने इल्तुतमिश से शरण मांगी, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया, और इस प्रकार नवोदित तुर्की साम्राज्य को बचा लिया गया। अगर उस समय इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन को शरण दे दी होती तो शायद दिल्ली सल्तनत का इतिहास कुछ और ही होता, शायद दिल्ली सल्तनत का इतिहास वहीं पे ख़त्म हो सकता था। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, 1230 से 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। 1230 से 31 के बीच इल्तुतमिश ने बंगाल पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया,
सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में कराया। इसने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा शुरू की। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम सिक्कों पर अंकित कराया। उसने मिन्हाजुद्दीन सिराज और मलिक ताजुद्दीन को संरक्षण प्रदान किया। उसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाई। हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया, तो इल्तुतमिश ने बनाया। ओके, इसने एकता की शासन व्यवस्था और सुल्तान की सेना के निर्माण का विचार दिल्ली सल्तनत को प्रदान किया। एक क्वेश्चन हर बार अधिकतर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इक्तेदारी की प्रथा किसने स्टार्ट की, तो स्टार्ट किया था किसने, इल्तुतमिश ने। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है उसने मुद्रा में सुधार किया। वह पहला तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सल्तनत युग के दो महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया था। तो पूछा जाता है कि टंका और जीतल किसने आरंभ किया, तो ये आरंभ किया था इल्तुतमिश ने। इसे सिक्कों का राजकुमार भी कहा गया है। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का सबसे विश्वसनीय वजीर था। उसने अपने उत्तराधिकारी के रूप में ज्येष्ठ पुत्र का चयन करने की सामान्य प्रथा को तोड़ दिया और अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्की अमीरों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बैठाया। रुकनुद्दीन के समय उसकी मां शाह तुर्कान के हाथ में वास्तविक सत्ता थी, जो कि अति महत्वाकांक्षी और निर्दयी महिला थी। इसे जनसमूह द्वारा अपदस्थ कर रजिया को सुल्तान बना दिया गया। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। इल्तुतमिश 1210 टू 1236 एडी सुल्तान आजम। इसका अदर नेम क्या है, सुल्तान आजम, या ये भी कह सकते हैं इसको टाइटल दिया गया है सुल्तान आजम का। नेक्स्ट पॉइंट है कुतुबुद्दीन सन इन लॉ सक्सेसर इल्तुतमिश वाज इलबारी टर्क। Iltutmish was the real founder of Delhi Sultanate. At the time of the death of Kutubuddin Aibak, he was the Badaयूं as the Subedar or governor. Next point, Iltutmish made the post of Sultan hereditary. Muhammad Ghori freed Iltutmish from slavery in 1206 AD due to his extraordinary ability during the rebellion of the Khokhars. खोखर्स के टाइम पे ही इसने स्लेवरी से मुक्ति पा ली थी। नेक्स्ट पॉइंट है इन 1229 AD he received a right of recognition from the Abbasi Khalifa of Baghdad, which gave his independent status as the Sultan and formal recognition of the Delhi Sultanate. In 1234 to 35 AD, the Turk plundered and destroyed one of the oldest Hindu temples in Bhilsa and the Mahakal temple at Ujjain. Okay, there was a rebellion of Prithu in Awadh during this time. After defeating the opposing warlords, Iltutmish kept detachment of his loyal slave Amir, their chieftains, which was called Turkane, Sehelgani और Chalisa. Next point, in 1228 AD, the Delhi Sultanate was threatened by the Genghis Khan invasion when it reached Sindh in pursuit of lost Shah of Khwarizm. Jalaluddin Mangbani sought refuge from Iltutmish, which Iltutmish refused, and thus saved the budding Turkish Empire. 1230-31 AD, Iltutmish completely occupied Bengal. On coins, Iltutmish mentions himself as the representative of the Khalifa. This started the tradition of inscribing the mint name on the coins. After the conquest of the Gwalior, Iltutmish got the name of his daughter Razia inscribed on the coin. Okay, he provided protection to Minazuddin Siraj and Malik Tajuddin. Okay, next point, he made Delhi the capital in the place of Lahore. He gave the idea of governance of Iqta and the formation of Sultan's army to the Delhi Sultanate. Okay, अभी तक जो आर्मी थी वो सुल्तान बनाता नहीं था, वो स्थायी नहीं थी, इसने स्थायी सेना बनाने की घोषणा की। नेक्स्ट पॉइंट, ही इम्प्रूव्ड द पोस्चर. ही वॉज द फर्स्ट ऑटोमन रूलर टू इश्यू प्योर अरेबिक कॉइन्स. हु वॉज द फर्स्ट ऑटोमन रूलर टू इश्यू प्योर अरेबिक कॉइन? द राइट आंसर इज Iltutmish. He introduced two important coins of the Sultanate era, the silver tanka and the taujital. It is called the Prince of Coins. Iltutmish is called Prince of Coins. Next point, Nizamuddin Junaidi was the most trusted wazir of Iltutmish. He broke the common practice of selecting the eldest son as his successor and appointed his daughter Razia as his successor. Next point, but after the death of the Iltutmish, the Turkish nobles put his son Ruknuddin on the throne. In the time of Ruknuddin, the real power was in the hands of his mother Shah Turkan, who was a very ambitious and ruthless woman. Razia was made sultan by dethroning it by the masses. Okay guys, तो यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.